अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज़ आ रही है?
तो हम लेक्चर शुरू करते हैं। साइबर एथिक्स एज ब्रांच ऑफ अप्लाइड एथिक्स। Applied ethics, unlike theoretical ethics, examine practical ethical issues. It analyzes more issues for the vantage point of view of one or more ethical theories. Ethics working in field of applied ethics are more interested in applying ethical theories to the analysis of specific moral problems than in debating the ethical theories themselves. जो एथिक्स है वो दो एरियाज में डिवाइड की जा सकती है, एक थ्योरेटिकल एथिक्स और एक अप्लाइड एथिक्स। जो अप्लाइड एथिक्स है वो एथिक्स हैं जो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से, प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट या इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड हों। जो भी एथिकल स्टैंडर्ड्स बनते हैं या जो गाइडलाइन बनती हैं वो बेसिकली प्लान ऑफ एक्शन होता है एथिकल प्रोफेशनल्स के लिए। तो ये हो गया अप्लाइड एथिक्स, जिसमें वो जो भी आपको रूल्स डिफाइन किए होंगे वो आपने अप्लाई करने हैं। जबकि इसके अलावा दूसरी साइड पे जो हमारे पास एथिक्स है वो थ्योरेटिकल एथिक्स है, जो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस और थ्योरी पे बेस करती है। जो आपके पास अप्लाइड एथिक्स हैं उसकी तीन सब कैटेगरीज हैं। अब वो क्या है? व्हाट आर द थ्री डिस्टिंक्ट पर्सपेक्टिव ऑफ अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स के तीन पर्सपेक्टिव्स कौन से हैं? ये बेसिकली साइबर टेक्नोलॉजी अप्लाइड एथिक्स है, जिसके तीन पर्सपेक्टिव्स हम डिस्कस करें। सबसे पहला है जी प्रोफेशनल एथिक्स, फिर दूसरा है फिलोसॉफिकल एथिक्स और तीसरा है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। अब सबसे पहले आता है प्रोफेशनल एथिक्स। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, साइबर एथिक्स इज द फील्ड that identifies and analyzes issues of ethical responsibilities for computer professionals. Consider a computer professional role in design, developing, and maintaining computer hardware and software system. Suppose a programmer discovers that a software product she has been working on is about to be released for sale to the public, even though it is unreliable because it contains buggy software. Should she blow the whistle? अब कॉन्सेप्ट ये है कि जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं उनमें वो वाले एथिकल रूल्स डिफाइंड हैं जो कि उस एरिया के, जिस तरह साइबर टेक्नोलॉजी है तो साइबर टेक्नोलॉजी के जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी लाइफ में या अपने प्रोफेशन में इम्प्लीमेंट करें। तो ये सारे एथिक्स आपके प्रोफेशनल एथिक्स के अंडर आएंगे, जो कि आपके प्रोफेशन से एप्लीकेबल, जो आपके प्रोफेशन में अप्लाई होंगे वो एथिकल रूल्स आपके प्रोफेशनल एथिक्स में आएंगे। मिसाल ये दी है जी कि एक खातून है, वो जानती है कि सॉफ्टवेयर में मसला है और वो डिलीवर होने वाला है, तो वो क्या किसी को इन्फॉर्म करे। तो जो इन्फॉर्म है वो दोनों दोनों जगहों पे किया जा सकता है। वो सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर भी जो ऐसे मैकेनिज्म एग्जिस्ट करते होंगे जो कि सॉफ्टवेयर डिलीवरी को स्टॉप करेंगे जब तक कि क्वालिटी मेंटेन हो। और अगर सॉफ्टवेयर हाउस फिर भी बायस है कि ये डिलीवर करना है तो वो बाहर भी इन्फॉर्म कर सकती है, कोई रेगुलेटरी बॉडी एग्जिस्ट करती होगी। अब जो, क्योंकि जो स्लाइड्स हैं ये एक बुक से ली गई, वहाँ पे डिबेट करते रहे हैं हिस्ट्री में कुछ जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जिस तरह डॉन गॉटरबार्न 1991 में आर्ग्यूज दैट ऑल जेन्युइन कंप्यूटर ethics issues are professional ethic issues. Computer ethics for Gotterbarn is like medical ethics and legal ethics, which are tied to issue involving specific problem. He notes that computer ethic issues aren't about technology. For example, we don't have automobile ethics, airplane ethics, etc. etc. तो वो इसको कंपेयर करते रहे हैं हिस्ट्री में मुख्तलिफ एथिक्स के साथ, मेडिकल एथिक्स के साथ, लीगल एथिक्स के साथ। गॉटरबार्न मॉडल फॉर कंप्यूटर एथिक्स सीम्स टू नैरो फॉर साइबर एथिक्स। अब ये गॉटरबार्न ने जो एथिक्स फॉर्मुलेशन प्रोटोकॉल प्रपोज किया था, ये एक पुराना प्रोटोकॉल था। तो इसके मुताबिक जो जो नई एडवांसमेंट हुई हैं, जिससे साइबर एथिक्स की फील्ड जो है वो अब बढ़ना शुरू हो गई है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस सिर्फ चंद चीज़ों तक अब महदूद नहीं रहा। कंप्यूटर बहुत सारी वास्ट फील्ड्स में इंटीग्रेट होता जा रहा है। तो जो गॉटरबार्न का फ्रेमवर्क था, जो मॉडल था, वो अब अप्लाई नहीं होता साइबर एथिक्स के सिनेरियो में।
Cyber ethic issues affect not only computer professionals, they affect everyone. Before the widespread use of internet, Gautam professional ethic model may have been adequate. इंटरनेट के इस्तेमाल से पहले गौतम का मॉडल चल सकता था, लेकिन उसके बाद अभी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रोफेशनल एथिक्स के बाद हमारे पास आता है जी फिलोसॉफिकल एथिक्स। From this perspective, cyber ethics is a field of philosophical analysis and inquiry that goes beyond professional ethics. जो प्रोफेशनल एथिक्स है वो एक सिर्फ एप्लीकेबल या एप्लीकेशन से रिलेटेड है, तो उससे आगे बढ़कर जो एथिक्स हैं कि फिलोसफी, लेट्स सपोज जी अभी इस टाइम 1 करोड़ आबादी है जो इंटरनेट इस्तेमाल करती है, लेकिन फिलोसफी ये सवाल पूछती है कि अगर ये आबादी बढ़कर खरबों यानी ट्रिलियन 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 पीपल तक फैल जाए तब इंटरनेट के क्या इफेक्ट्स होंगे। तो ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछना कि ऐसे सवाल जो पहले किसी ने ना पूछे हों वो पूछ कर उसमें से प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम्स के लिए डाटा इकट्ठा करना और प्रॉब्लम्स के डाटा को इकट्ठा करके टेस्ट करना मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स के ज़रिए, ताकि ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि अगर ये फ्यूचर में ये सिनेरियो आता है तो कौन सी पॉलिसीज जो हैं वो फ़ायदेमंद रहेंगी और कौन सी नहीं। Moore 1985 defined computer ethics as the analysis of nature and social impact of computer technology and the corresponding formulation and justification of justification of policies for the ethical use of such technology. ऐसी फॉर्मुलेशन और जस्टिफिकेशन से पॉलिसीज बनाना जो कि पहले से मौजूद नहीं है टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए। आगे जी फिलोसॉफिकल ethics perspective. Moore argues that automobile and airplane technology did not affect our social policy and norms in the same kind of fundamental ways that computer technology has. Automobile and airplane technology have revolutionized air transportation, resulting in our ability to travel faster and farther than was possible in previous era, but they did not have the same impact in our legal and moral system as cyber technology. आगे आ जाता है जी फिलोसॉफिकल एथिक्स, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ अप्लाइड एथिक्स। अब जो फिल है उसने एक तरीका प्रपोज किया जो एथिकल फिलोसॉफिकल एथिकल इश्यूज को फॉर्मुलेट करने का, क्योंकि पिछले स्लाइड में हमने कहा कि हम पॉलिसीज फॉर्मुलेट करेंगे, तो वो फॉर्मुलेट करने के लिए जो एक फ्रेमवर्क है वो फिलिप्स ने प्रपोज किया, फिलिप ने, और वो बेसिकली उसने एक एग्जिस्टिंग मॉडल जो बाकी फील्ड्स में पहले से इस्तेमाल हो रहा था वो अब साइबर एथिक्स की फील्ड में अप्लाई किया। वो द स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी यूज्ड बाय फिलोसोफर इन अप्लाइड एथिक्स रिसर्च एज हैविंग दीज 3 स्टेजेस। ये जो फिलोसफी है ये 3 स्टेजेस पे एग्जिस्ट करती है। अब ये जो 3 स्टेजेस पे फिलोसफी एग्जिस्ट करती है वो है क्या? वो सबसे पहले ये कहता है, फिलोसफी कहती है, इट आइडेंटिफाई पर्टिकुलर कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस एज अ मॉरल प्रॉब्लम, कि साइबर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी ऐसी इशू या प्रॉब्लम जो कि आपको मॉरल प्रॉब्लम लग रहा है उसको पहले आइडेंटिफाई करें और उसको टैग करें कि प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पे अब यूज ऑफ मोबाइल फोन कैमरा है, हर मोबाइल फ़ोन के अंदर एक कैमरा मौजूद है। अब वो कैमरा कहीं पे इस्तेमाल करने की इजाज़त है, कहीं पर नहीं है। तो जब मोबाइल फ़ोन का कैमरा बिल्कुल शुरू में आया होगा और ऑफ़िसेज़ में लोगों के पास मोबाइल फ़ोन होगा, तब कोई पॉलिसी एग्ज़िस्ट नहीं करती होगी। लेकिन ऑफ़िसेज़ के अंदर जो बॉस है या जो डायरेक्टर है, उन्होंने देखा होगा कि इस तरह तो इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है। इस तरह जो है वो हमारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक हो रहे हैं, हमारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो लीक हो रही है। लोग तस्वीर बना के बाहर जाके शेयर कर देते हैं। तो उन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था, डिस्क्राइब एंड एनालाइज द प्रॉब्लम बाय क्लैरिफाइंग कॉन्सेप्ट एंड एग्जामिन द फैक्चुअल डेटा एसोसिएटेड विद दैट प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम से रिलेटेड डाटा कलेक्ट किया गया। डाटा कलेक्ट इस मकसद के तहत किया गया ताकि फैक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकें, उस प्रॉब्लम से इर्द गिर्द जितने भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको कैप्चर किया जाए। जब एक इंफॉर्मेशन कैप्चर कर दी जाएगी तो उसको एनालाइज किया जाएगा यूजिंग डिफरेंट थ्योरीज जो कि पहले से जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनके अंदर या एथिकल स्टडीज में एग्जिस्ट करती हैं, उनके तहत उस डेटा को एनालाइज किया जाए। और जब डेटा को एनालाइज किया जाएगा
तब पॉलिसी ड्राइव करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स आएंगे। और जो पॉलिसी है वो ये ड्राइव हो सकती है कि किन सिनेरियोज में इसकी इजाज़त दी जा सकती है, किन में नहीं दी जा सकती, किन में प्रॉपर पूरा बैन किया जा सकता है। तो ये आउटपुट इस सारे प्रोसेस का ये कि एट द एंड आपको पॉलिसीज मिलेंगी जो कि उस इशू को रिजॉल्व करने का जरिया बनेंगी। साइबर एथिक्स एज अ फील्ड ऑफ डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। हमारे पास अब जो तीसरा पर्सपेक्टिव था वो था डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। अच्छा जी, जो हमारे पास टोटल 3 है ना, जो जो हमारे पास मल्टीपल सब क्लासेस ऑफ एथिक्स हैं वो हैं प्रोफेशनल एथिक्स, फिलोसॉफिकल एथिक्स और डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। जो पहली दो हैं फिलोसॉफिकल और जो प्रोफेशनल एथिक्स, वो नॉर्मेटिव स्टडी है। नॉर्मेटिव स्टडी का मतलब ये है कि उनसे जो पॉलिसीज बनती हैं वो जेनेरिक पॉलिसीज बनेंगी कि ये इस्तेमाल करना है, ये इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन डिस्क्रिप्टिव एथिक्स ये कहता है, मैं मिसाल देता हूँ जी, एक जनरल जेनेरिक पॉलिसी है कि किसी की इजाज़त के बगैर उसके लैपटॉप को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभी एक जेनेरिक पॉलिसी है कि किसी की इजाज़त के बगैर उसके लैपटॉप के अंदर एंटर नहीं होना चाहिए। अब ये जो जेनेरिक पॉलिसी है इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लाने का मतलब ये है कि ये किसके लिए ये पॉलिसी एप्लीकेबल है और किसके लिए नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जी आप कहते हैं जी जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग हैं वो बगैर इजाज़त के किसी के भी सिस्टम में एंटर हो सकते हैं, या फिर जी उनको ये इजाज़त, उनको एक स्पेशल इजाज़त है कि वो ये काम कर सकते। ये जो रूल्स हैं, जेनेरिक रूल्स, ये किसके लिए एप्लीकेबल हैं, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में आ जाएगा। बाकी इस डिस्क्रिप्टिव एथिक्स की फर्दर 2 स्लाइड्स हैं, बल्कि ये 3, 1, 2 और 3, इनको मैं स्टडी नहीं कर रहा और ना ही मैं इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछूंगा। लेकिन जो ये डायग्राम है डिस्क्रिप्टिव वर्सेस नॉर्मेटिव एथिक्स 25, 26, 27 और 28, ये कल स्लाइड्स हम इंशाल्लाह कवर करेंगे और ये इस लेक्चर को हम कल कंप्लीट कर देंगे। अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो स्टूडेंट्स पूछ लें, यहाँ हमारा लेक्चर एंड हो गया। चलें स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर वाले सब खैरियत से होंगे। खुदा ना खास्ता किसी पे मुश्किल वक्त है तो अल्लाह पाक उस मुश्किल वक्त को आसान कर दे। मुझे, अपने क्लास फेलोज को और बाकी रिश्तेदारों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और मोमिन जब वो नाउमीद नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़।